इसी तरह के लेखांकन अनुपातों में अगला अनुपात जो हम देखेंगे वो है शोधन क्षमता अनुपात यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो। वास्तव में ये किस शोधन की बात कर रहा है, अगर इस पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये किसी फर्म के बाह्य दायित्व के शोधन की बात कर रहा है। यानी कंपनी की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, बाह्य दायित्व हैं, जिनके बारे में हमने इस अध्याय में भी और पिछले अध्याय में भी काफ़ी कुछ जाना, उनके शोधन की क्षमता यानी कि उनके भुगतान की क्षमता क्या है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितने जल्दी वो अपने बाह्य दायित्वों का भुगतान कर लेगी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत हम कई अलग अलग तरह के अनुपातों की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं ऋण समता अनुपात की कैलकुलेशन, जिसे हम कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके साथ हम इसके अंतर्गत कुल संपत्तियों के ऋण पर अनुपात का भी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा, हम इसमें स्वामित्व अनुपात की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि इसमें हम प्रोप्राइटरी रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। और चौथा, इसके अंतर्गत हम ब्याज प्राप्ति अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले अनुपात की बात करें यानी कि ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये क्या है, क्यों इसकी कैलकुलेशन की जाती है, एक आदर्श अनुपात के रूप में इसका मानक क्या है, इन सब बातों को हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो एक ऐसा अनुपात है जो वास्तव में फर्म की जो दीर्घकालीन संपत्तियाँ होती हैं, जो वित्तीय स्थिति के अंतर्गत जिन्हें हम दीर्घकालीन संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसका निर्धारण करता है। और ऋण की जो समता होती है, इक्विटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, इक्विटीज़ जो होती हैं उनका ये निर्धारण करता है। एक सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो इक्विटीज़ यानी कि जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो होता है वो ऑटोमेटिकली कहा जा सकता है कि वो किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार या अंशधारी बन जाता है, जबकि एक कंपनी कैश पेमेंट उसको किसी भी कारण से ना करके अपने शेयर्स दे देती है, तो उनको हम इक्विटीज़ में शामिल कर लेते हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत अगर हम बात करें कि इसकी गणना हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारी कोष। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड डिवाइडेड बाय इक्विटीज यानी शेयर होल्डर फंड। अब इसमें हमको इस पूरे फॉर्मूले में दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो हमको चाहिए डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ है वो, और दूसरा हमको चाहिए शेयर होल्डर इक्विटीज़ यानी कि शेयर होल्डर फंड। पहले तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम फोकस करेंगे फॉर्मूले पे, फॉर्मूले को देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किन किन चीज़ों को पहले हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन से बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद वो पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर ले, उसको हम फाइंड आउट कर ले, और उसके बाद फिर हम उस फॉर्मूले में पुट करके बहुत आसानी से ये सारे अनुपात हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दीर्घकालीन ऋण जो हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन लिखा है, एक्चुअली वो क्या है। पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस लेखांकन अनुपात की, तो यहाँ पर हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि दीर्घकालीन ऋण से आशय दीर्घकालीन ऋण जो स्पष्ट रूप से दिए गए हैं वो, और इसके लिए जो प्रावधान यानी कि जो प्रोविज़न बनाए गए हैं वो दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत हम शामिल कर लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि दीर्घकालीन ऋण हमने बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन इसके अंतर्गत हम किनको शामिल करें, तो इस दीर्घकालीन ऋण में हम ऋण पत्र या किसी वित्तीय संस्था से लिया गया ऋण, साथ ही साथ सार्वजनिक जमा और इस तरह के ऐसे सभी दीर्घकालीन दायित्वों को शामिल किया जाता है। हमने पहले भी देखा कि इनकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष के बाद की होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डेब्ट्स की, क्योंकि फॉर्मूले में हमको डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड करना है, तो डेब्ट्स यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, तो यहाँ पे हमको डेब्ट की कैलकुलेशन के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग
और उसके साथ हमको इसमें ऐड करना होगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हम बहुत आसानी से डेब्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमको यहाँ पर चाहिए अंशधारी कोष यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि जो शेयर होल्डर फंड होते हैं ये वास्तव में जो समता अंशधारी होते हैं और उनसे जो पूंजी होती है या पूंजी संचय का जो आधिक्य होता है उनको हम मिलाकर इसका निर्माण करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो शेयर होल्डर फंड होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन होती है डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम इसके लिए पुट नहीं कर सकते कि इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो शेयर होल्डर फंड हम कैलकुलेट कर लेंगे। अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम वहाँ पर शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करें। तो एक तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे हो सकता है कि हमको शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल्स दी होती हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दी होती हैं, साथ में कुछ रिजर्व एंड सरप्लस दिए होते हैं कई बार। तो यहाँ पर हम शेयर होल्डर फंड के कैलकुलेशन के लिए शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। या फिर कंडीशन ये भी बन सकती है कि शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करनी हो और कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हों जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स दिए हों, वर्किंग कैपिटल दी हो या फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ दी हो। तो अगर इस तरह की कोई जानकारी दी गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और उसमें फिर हम माइनस कर देंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। साथ ही शेयर होल्डर फंड के लिए हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसके बारे में हमने अभी बात की, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया गया हो टोटल एसेट्स या टोटल डेब्ट्स। ऐसी कंडीशन में हम शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम शेयर होल्डर फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स कर देंगे। तो जो बैलेंस, जो डिफरेंस आएगा वो शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। यहाँ हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की। तो हो सकता है हमको कई बार वर्किंग कैपिटल निकाल के ना दिया हो, लेकिन शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन में उसकी ज़रूरत हमको पड़ रही है। लेकिन ये भी संभव है कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जानकारियाँ आपको दी गई है, आप निकाल लीजिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आपको चेक करना होगा कि क्या उस प्रश्न में टोटल एसेट्स या टोटल डेब्ट्स के बारे में कोई जानकारी दी गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी दी गई है तो उसी के आधार पर आप वर्किंग कैपिटल चेंज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम अंशधारी कोष की यानी कि शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करते हैं तो एक बात हमको यहाँ विशेष तौर पे ध्यान में रखनी होगी कि ये जो शेयर होल्डर फंड होता है वो वास्तव में समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों ही तरह के यानी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों ही तरह की पूंजी का जो आधिक्य होता है, सरप्लस जो होता है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो हानियां होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो कृत्रिम संपत्ति होती है उसको हमको यहाँ पर माइनस करना होता है, जिसे हम कॉन्टिंजेंट एसेट्स कहते हैं। जनरली काफ़ी बड़े रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर हम एक कंपनी, एक शेयर होल्डर फंड और इसके अकॉर्डिंग हम इसको जानना चाहें तो यहाँ पर हमको दो तरह के पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये एक तो प्रारंभिक व्यय के रूप में हम इसको यहाँ पर देखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में, और दूसरा हम ऋण पत्रों पर दी जा रही कटौती यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के रूप में देखेंगे। तो अगर इस तरह की कोई जानकारी दी गई है तो इसके आधार पर भी यहाँ पर हम शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर ये सारी जानकारियाँ दी गई है जिसके बारे में हमने बात की तो हम शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को प्लस कर देंगे, अगर कोई रिजर्व या सरप्लस है तो उसको भी हम प्लस कर देंगे, और माइनस क्या क्या करेंगे हम, इसमें हम माइनस कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर दिया गया है तो इन सब चीज़ों को हम माइनस कर देंगे। तो इस आधार पर भी हम बहुत आसानी से शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अब बात करें हम अगर भारत में ऋण समता अनुपात के आदर्श की, तो जनरली इसको हम 2:1 के रूप में एक आदर्श मानते हैं। यानी कि क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी दीर्घकालीन ऋण का अंशधारी कोष से, तो अगर दीर्घकालीन जो ऋण है, जो डेब्ट्स है लॉन्ग टर्म, वो डबल है। किन से डबल है? यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अंशधारी कोष से, अगर उनसे डबल है यानी कि जो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 2:1 का आता है, तो हम इसको एक आदर्श अनुपात मान सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हम हल करें। निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण इक्विटी अनुपात को ज्ञात कीजिए। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख, बैलेंस शीट टोटल 10 लाख 10,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, फिक्टिटियस एसेट्स 10,000। अब क्योंकि हमने देखा क्वेश्चन में कि किस तरह से जब हमको लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो होती हैं उसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा टोटल नॉन फिक्टिटियस एसेट, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स में से फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस करके। और तीसरा हमको कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर फंड, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे नॉन फिक्टिटियस टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट कर लें। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्योंकि हमने देखा कि टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी माइनस करके हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दी गई है 5 लाख और करंट लायबिलिटी दी गई है 1 लाख, तो 5 लाख माइनस 1 लाख ये हो जाएगा 4 लाख लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल नॉन फिक्टिटियस एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने देखा कि टोटल एसेट्स में से फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करने के बाद हमको मिलेगी। तो टोटल एसेट्स है हमारी 10 लाख 10,000, इसमें हम माइनस कर देंगे फिक्टिटियस एसेट्स 10,000, तो ये हो जाएगा 10 लाख। उसके बाद है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड भी कैलकुलेट हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम नॉन फिक्टिटियस एसेट्स जो कि हमने कैलकुलेट किया है उसमें से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 5 लाख। नॉन फिक्टिटियस टोटल एसेट 10 लाख हमने कैलकुलेट किया था और क्वेश्चन में दी गई है 5 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये हम माइनस करेंगे, तो शेयर होल्डर फंड हमको मिल जाएगा 5 लाख का। अब हम इसके आधार पर बहुत आसानी से डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटीज यानी कि शेयर होल्डर फंड, जो कि हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी 4:5। निम्नलिखित जानकारी से ऋण समता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन कीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 50,000, नॉन करंट एसेट्स 3,60,000, करंट एसेट्स 90,000। यहाँ पर क्योंकि हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटीज के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेब्ट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए हमको यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी गई है, दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन जो दिया गया है, उसमें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को हम प्लस कर देंगे। जैसे कि हम हमने बैलेंस शीट में देखा था कि किस प्रकार टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बेस पे हम लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम डेब्ट निकाल लेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी 2 लाख प्लस 1 लाख। क्वेश्चन में दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 लाख। इक्विटीज अगर हमको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट एसेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दी गई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो इसके बेस पे हम बहुत आसानी से इक्विटीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट एसेट्स यहाँ पर दिया गया है 90,000, इसमें हम नॉन करंट एसेट्स को प्लस कर देंगे जो कि 3,60,000 है। तो टोटल जो हमारा एसेट्स हो जाता है वो हो जाता है हमारा 4,50,000।
और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी जो कि दिया गया है 50,000, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया गया है 2 लाख, और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया गया है 1 लाख। तो ये सारे मदे हम जब इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारी इक्विटी आ जाएगी 1 लाख। और अब हम बहुत आसानी से डेब इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हो जाएगा 3 लाख अपॉन 1 लाख यानी कि 3:1। निम्न तुलन पत्र के आधार पर ऋण समता अनुपात की गणना कीजिए। समता एवं देयताएं। पहला, अंशधारक निधि। क, अंश पूंजी 10 लाख। ख, आरक्षित एवं अधिशेष 1 लाख। दूसरा, गैर चालू दायित्व का दीर्घकालीन ऋण 1,50,000। तीसरा, चालू दायित्व 1,50,000, टोटल 14 लाख। दूसरा, परिसंपत्तियां। पहला, गैर चालू परिसंपत्तियां का स्थायी परिसंपत्तियां 11 लाख। दूसरा, चालू परिसंपत्तियां का स्टॉक 1 लाख। ख, व्यापारिक प्राप्य 90,000 का रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक 1,10,000, टोटल 14 लाख। यहाँ पर जब हम अंश पूंजी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं टिप्पणी 1 अंश पूंजी, समता अंश पूंजी 8 लाख, पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख, कुल 10 लाख। खातों की टिप्पणी, मूर्त संपत्तियां संयंत्र एवं मशीनरी 5 लाख, भूमि एवं भवन 4 लाख, मोटर कार 1,50,000, फर्नीचर 50,000, टोटल 11 लाख। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जब हमको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो वहां हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटीज यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम शामिल करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग को जो कि यहाँ पर दिया गया है 1,50,000। और इक्विटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्विटीज में शेयर कैपिटल आ जाते हैं, रिजर्व आ जाते हैं, सरप्लस आ जाते हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर टोटल दिया गया है इक्विटी और प्रेफरेंशियल को मिलाकर 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है यहाँ पर 1 लाख। तो ये टोटल 11 लाख जो है वो हो जाएगा इक्विटी। और अब बहुत आसानी से हम यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। तो ये हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 11 लाख इक्वल टू 0.136:1। 13 मार्च 2002 को एक्स लिमिटेड के निम्नलिखित तुलन पत्र से ऋण समता अनुपात एवं ऋण कुल कोष अनुपात की गणना कीजिए। लायबिलिटीज 80,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपए पूर्णदत्त 8 लाख। 10 रुपए वाले पूर्णदत्त 4,000 12% पूर्वाधिकार अंश 4 लाख। प्रतिभूति प्रीमियम 80,000, जनरल रिजर्व 5 लाख, लाभ हानि खाता 1,40,000, 10,000 12% ऋण पत्र प्रत्येक पूर्णदत्त 100 रुपए 10 लाख। बिल्स पेबल देय बिल 90,000, व्यापारिक लेनदार ट्रेड क्रेडिटर्स 1,80,000, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, कर हेतु प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स 2,20,000। संपत्तियों के अंतर्गत दिया गया है स्थायी परिसंपत्तियां शुद्ध फिक्स एसेट्स नेट 20 लाख, स्टॉक 5 लाख, व्यापारिक देनदार ट्रेड डेटर्स 4,80,000, रोकड़ हाथ में कैश इन हैंड 60,000, रोकड़ बैंक में कैश एट बैंक 3 लाख, प्राप्त बिल्स रिसीवेबल 60,000, प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000। टोटल बैलेंस शीट का है 34,30,000। यहाँ पर हमको ऋण समता अनुपात और ऋण कोष अनुपात की गणना करनी है यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो और डेब्ट टोटल फंड रेशियो दो चीज की कैलकुलेशन करनी है। और क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, तो एक तो हमको लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा कि 10 लाख के दिए हुए हैं, 12% डिबेंचर जो है। और दूसरा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको चाहिए
शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, लाइबिलिटीज में से जो पॉइंट हमको बाहर निकालकर शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखें शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेयर होल्डर फंड में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है 8 लाख का। उसके बाद 12% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हमको दिखाई दे रहा है 4 लाख का, प्लस जनरल रिजर्व है। हमने शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन में देखा वीडियो में कि किस प्रकार हम शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन जब करते हैं तो जनरल रिजर्व उसमें इंक्लूड करते हैं। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख का। एक पॉइंट और दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 80,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस ऐड हो जाएगा 1,40,000 का। तो इतने पॉइंट शेयर होल्डर फंड के लिए दिए गए। एक पॉइंट जो प्रारंभिक व्यय से संबंधित है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में प्रारंभिक व्यय को हम घटा के कैलकुलेट करते हैं, जो कि एसेट साइड में दिया गया है 30,000 का, तो वो हम माइनस कर देंगे इसके टोटल में से। तो टोटल 18,90,000 का हमारा शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्योंकि जब हमको डेब्ट टोटल फंड रेशियो की जरूरत कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेब्ट टोटल फंड रेशियो का फॉर्मूला हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 लाख है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है हमारे पास। तो चलिए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमको शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ना होता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑलरेडी है हमारे पास, हम देख रहे हैं 10 लाख के, और शेयर होल्डर फंड हमने कैलकुलेट कर लिया 18 लाख 90,000। तो टोटल हम कर दे तो 28 लाख 90,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब ये सारी चीजें जो हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो और डेब्ट टोटल फंड रेशियो के लिए चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला पे इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने देखा 10,000 है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड है 18,900, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड दिया गया है 18,90,000। तो ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा 0.53:1। और फिर डेब्ट टोटल फंड रेशियो दिया गया है, उसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने देखा 10 लाख का दिया गया है और कैपिटल एम्प्लॉयड 28,90,000। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.346:1 हमारा डेब्ट टोटल रेशियो हो जाएगा।